है आपके अपनी स्टडी चैनल द एग्ज़ाम डे। आइए स्टार्ट करते हैं जो हमने सीरीज़ शुरू की है एसएसटी क्लास 10th क्लास के लिए, जो कि टर्म 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। कुछ इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम रूम में देखने के लिए मिलेंगे। पहले से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको खुद को फ़ायदा होगा। वो को एग्ज़ाम रूम में बैठेंगे तो क्वेश्चन नया नहीं लगेगा और आप आसानी से अटैम्प्ट कर पाएंगे। पहला जो खंड होगा खंड ए, उसमें आपको 24 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से 20 करने होंगे। अगर किसी ने होशियारी दिखाते हुए 24 के 24 क्वेश्चन कर लेगा बच्चा, तो उसके पहले 20 ही चेक होंगे। इसीलिए 24 में से 20 जो आपको आते हैं एग्जैक्ट वो सेलेक्ट कीजिए और उसको हल कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट। और क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर मेरी स्पीड तेज़ है तो आप पॉज करके राइट ऑप्शन खुद से सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपके इस क्वेश्चन में से कितने सही हुए हैं। चाहे चाहे 10 सही हो, चाहे 20 के 20 सही हो, प्लीज़ आप बताइएगा ज़रूर, ताकि मुझे भी पता चल पाए कि कितना फ़ायदा मिल रहा है आपको। ठीक है, मेरी इस वीडियो से कितनी हेल्प मिल पा रही है आपको। स्टार्ट करते हैं। पॉज करके आप अपना राइट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, फिर मेरे आंसर से मैच कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जिसने, सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उसके भी एग्ज़ाम आने वाले हैं। आपके उस फ्रेंड को भी फ़ायदा मिल पाए, आपकी वजह से उसका भी भला हो पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय खेती से संबंधित सही मिलान जोड़ी को चुनें। ठीक है, भारत में जो है फसलों के सीजन के रूप में रबी की फसल, जायद की फसल और खरीफ की फसल के रूप में बांटा गया है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि कौन सी सही सही मिलान वाली जोड़ी है। बताइए, रबी फसल बोने का समय अक्टूबर से दिसंबर, चना खरीफ फसल, आस अमन बोरो सरकारी योजना, किसान क्रेडिट कार्ड उन्नत पैदावार। तो बताइए इनमें से कौन सा सही मिलान वाला है। सही मिलान वाला है कौन सा है, बताइए, गैस कीजिए। राइट ऑप्शन ए, रबी फसल बोने का समय अक्टूबर से दिसंबर, ये सही है। बाकी जो है तीनों जोड़े जो है ये गलत हैं। सेकंड क्वेश्चन, यूरोप में सन 1815 में किस प्रकार के रूढ़िवादी शासन की स्थापना हुई। 1815 में जब यूरोप में रूढ़िवादी शासन की स्थापना हुई थी, बताइए किस प्रकार की। निरंकुश। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रांतियों में से किसे राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कहा गया है। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किसे कहा गया है। फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, गौरवशाली क्रांति, उदारवादी क्रांति। तो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कहा गया है किसको, फ्रांसी क्रांति, या इसको 1789 की क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी जगह ईयर भी दे सकता है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सन 1861 में एकीकृत इटली का राजा किसे घोषित किया गया। तो 1861 में जब ये इटली का एकीकरण हुआ था तो उसका राजा किसे घोषित किया गया था, बताइए। जियोसेपे गैरिबॉल्डी को, इमैनुअल द्वितीय को, जिसपे मेटिसनी को, कावूर को। तो राइट ऑप्शन गेस कीजिए अपना, बी, इमैनुअल द्वितीय को। फिफ्थ क्वेश्चन, बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा किस साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा किस साम्राज्य के नियंत्रण में था, गैस कीजिए। रूसी साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य, जर्मन साम्राज्य, हैब्सबर्ग साम्राज्य। राइट ऑप्शन है आपका बी, ऑटोमन साम्राज्य। सिक्स क्वेश्चन, इसमें से कौन सा एक कृषि योग्य बंजर भूमि का उदाहरण है। कृषि योग्य बंजर भूमि यानी कि उस पर कृषि की जा सकती है लेकिन नहीं की जा रही है ना। इसका मतलब यही हुआ। देखिए क्वेश्चन का मतलब अगर आपने समझ लिया एसएसटी में तो आपका 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्वेश्चन को आप कम से कम, मैं कहता हूँ, 2 बार जरूर पढ़ें क्वेश्चन को, उसके बाद ऑप्शन को पढ़ें। ठीक है, एक कृषि योग्य बंजर भूमि का उदाहरण। ठीक है, बताइए इन चारों में से कौन सा होगा। सकल कृषि क्षेत्र, वह क्षेत्र जहां 5 से अधिक वर्षों से खेती नहीं की गई हो। कृषि अयोग्य भूमि, वर्तमान प्रतिभूमि। कृषि योग्य बंजर भूमि 5 से अधिक, ये राइट ऑप्शन बी, वह भूमि जहां 5 से अधिक वर्षों से खेती नहीं की गई हो। 5 से अधिक वर्षों तक खेती नहीं की गई तो क्या है, कहते हैं बंजर भूमि है, लेकिन क्या है, ये कृषि योग्य भूमि थी लेकिन 5 वर्ष बीत चुके हैं, उसमें खेती नहीं की गई है। तो इसका राइट ऑप्शन बी। सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, खादर एक प्रकार का है। खादर क्या है, बताइए। काली मिट्टी, जलोढ़ मृदा, लेटेराइट मृदा या मरुस्थली मृदा। तो खादर जो है राइट ऑप्शन है, गेस कीजिए, बी, जलोढ़ मृदा। देखिए खादर भी जलोढ़ मृदा है और एक बांगर भी जलोढ़ मृदा होती है। बांगर जो होती है पुरानी जलोढ़ मृदा है और खादर जो है नई जलोढ़ मृदा है। ठीक है,
8th क्वेश्चन, इनमें से किस किसी प्रणाली के अंतर्गत एक बड़े भूभाग पर एकल फसल उगाई जाती है? क्या बोल रहा है? एक बड़े भूभाग पर एकल फसल उगाई जाती है। ठीक है, तो बताइए, स्थानांतरित कृषि, रोपड़ कृषि, बागवानी या गहन जीविका कृषि? तो बड़े भूभाग पर किसी एकल फसल यानी एक फसल उगाई जाती है। एकल मतलब एक फसल उगाई जाती है बड़े भूभाग पर। तो क्या हो गया ये? राइट ऑप्शन गैस कीजिए, बी, रोपड़ कृषि। और रोपड़ कृषि का उदाहरण भी पूछ सकता है, क्या है? चाय, कॉफी, गन्ना, रबड़। ठीक है, ये सब क्या है? रोपड़ कृषि के उदाहरण है। मुख्यतः अगर चाय कॉफी रहेगा तो सबसे पहले आप चाय कॉफी सेलेक्ट करेंगे रोपड़ कृषि में। वाणिज्यिक कृषि की विशेषताओं को चिन्हित कीजिए, है ना। वाणिज्यिक कृषि, बताइए इनमें से वाणिज्यिक कृषि कौन सा हो सकता है? कृषि योग्य भूमि का टुकड़ों में खंडित होना, परिवहन एवं संचार साधन की मुख्य भूमिका, उपज काफी कम होती है, जनसंख्या का कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव। तो कृषि की वाणिज्यिक कृषि की विशेषताओं को चिन्हित कीजिए, क्या विशेषताएं हैं? तो वाणिज्यिक कृषि क्या होता है? ठीक है, कृषि करने की एक पद्धति है जहां पर हम खुद के खाने के लिए तो नहीं, खुद के खाने के लिए तो है, लेकिन हम क्या, हमारा उद्देश्य क्या होता है? बाहर बाजार में बेचकर लाभ कमाना। तो इससे संबंधित क्या है विशेषताएं? राइट ऑप्शन बी, परिवहन एवं संचार साधन की मुख्य भूमिका। अगर ये नहीं होगी तो वाणिज्यिक कृषि कैसे कर पाएंगे आप, है ना। 10th क्वेश्चन, उदारवादी राष्ट्रवाद के द्वारा किस मुख्य मुद्दे की निंदा की गई थी? उदारवादी राष्ट्रवाद के द्वारा किस मुख्य मुद्दे की निंदा की गई थी? प्रेस नियंत्रण कानून, पादरी वर्ग का संरक्षण, आधुनिक सैन्य बल, कुशल नौकरशाही। तो राइट ऑप्शन है ए, प्रेस कानून नियंत्रण की निंदा की गई थी उदारवादी राष्ट्रवाद के द्वारा। 11th क्वेश्चन, बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी दो भाषाएं वहां के लोगों द्वारा बोली जाती थी? फ्रेंच और अंग्रेजी, डच और फ्रेंच, रशियन और डच, रशियन और फ्रेंच। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ये इजी क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन ऑप्शन अगर आप पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। कौन कंफ्यूज होगा? जो प्रैक्टिस नहीं करेगा। जो प्रैक्टिस करेंगे तो बार बार याद रहेगा आपको। राइट ऑप्शन है डच और फ्रेंच। बेल्जियम में डच और फ्रेंच भाषा मुख्य रूप से बोली जाती थी। बाकी 1% जो थे वो क्या बोलते थे? जर्मन भाषा बोलते थे। ये भी पूछ सकता है फच और ड्रेंच के अलावा तीसरी कौन सी भाषा पूछी जाती है? तो जर्मन। स्वायत्तता संघर्ष के दौरान स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार की मांग किसने की? स्वायत्तता संघर्ष के दौरान स्वतंत्र तमिल ईलम, ईलम मतलब ब्रैकेट में देखा सरकार, स्वतंत्र तमिल सरकार की मांग किसने की? सिंगलियों ने की, बौद्ध धर्मी ने की, तमिलों ने की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आपने पढ़ा भी नहीं होगा ना, तो आप उसको थोड़ा सा सोच के जवाब दे सकते हैं। अब स्वतंत्र तमिल की मांग कौन करेगा? सिंगली तो नहीं करेंगे, बौद्ध भी नहीं करेंगे, तमिलों ने की होगी। ठीक है। 13, बेल्जियम ने अपनी शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था में स्थानांतरित किया। बेल्जियम ने अपनी शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था में स्थानांतरित किया। लोकतांत्रिक, संघीय, निरंकुश, इनमें से कोई नहीं। बेल्जियम उसकी जो एकात्मक शासन व्यवस्था थी उसमें किसने स्थानांतरित किया? राइट ऑप्शन है बी, संघीय में किया। जिसमें क्या किया? जो उसकी शक्तियां थी वो बांट दी दूसरे अन्य सरकारों को, राज्य सरकार और क्षेत्रीय स्तर की सरकारें जो थी, यानी कि संघीय सरकार। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता और उनकी और विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बांटी जाती है। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बांटी जाती है। क्या? गैस कीजिए। केंद्रीय प्राधिकार, राज्य प्राधिकार, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो संघीय शासन व्यवस्था में इसमें आएगा राइट ऑप्शन ए। इसकी जो शक्तियां होती हैं वो बांटी जाती हैं, है ना, राज्य और स्थानीय में। 15, संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार को कुछ विशिष्ट करने का आदेश नहीं दे सकती। बताइए क्या आएगा? कि संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार डैश को कुछ विशिष्ट करने का आदेश नहीं दे सकती है। ठीक है, किसको? शासक को, स्थानीय सरकार को, राज्य सरकार को, उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन है आपका सी, राज्य सरकार।
संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, शक्तियां बढ़ जाती हैं, तो केंद्र सरकार की अलग शक्तियां हैं, राज्य सरकार की अलग शक्तियां हैं, स्थानीय स्तर की अलग शक्तियां हैं। तो इसमें क्या है, राज्य सरकार को केंद्र सरकार क्या करती है, अलग से कुछ विशिष्ट करने का आदेश नहीं दे सकती है जो कि संविधान के खिलाफ हो, संविधान में ऐसा वर्णित ना हो। 16, राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती हैं, ठीक है, और उनके लिए वह जवाबदेह नहीं होती हैं। राज्य सरकार के पास अपनी खुद की शक्तियां हैं, हर चीज के लिए वो केंद्र सरकार के लिए जवाबदेह नहीं है, कुछ चीजों को छोड़कर। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, जवाबदेह नहीं होती है किसके, केंद्र सरकार के प्रति, कार्यपालिका के प्रति, ए और बी दोनों के प्रति, उपयुक्त किसी के पद नहीं। तो देखिए बातों बातों मैंने बता दिया था आपको, केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह हर बात के लिए नहीं होती हैं। 17, संविधान की विवेचना का अधिकार है। संविधान की विवेचना का अधिकार किसको है, संविधान को विवेचना का मतलब उसको वर्णन करने का अधिकार, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, उच्च न्यायालय को। तो संविधान की विवेचना करने का अधिकार किसको है, सर्वोच्च न्यायालय को। किसको है, सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है, अंतिम अधिकार उसी को है। 18, विकास का लक्ष्य विभिन्न है। विकास का लक्ष्य विभिन्न है, विभिन्न व्यक्तियों के लिए, विदेशी नागरिकों के लिए, समान लोगों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मैंने बताया था आपको, विकास का लक्ष्य विभिन्न है, विभिन्न का मतलब अलग अलग है, किसके लिए, विभिन्न व्यक्तियों के लिए, अलग अलग व्यक्तियों के लिए विकास का लक्ष्य अलग अलग है। एक रिक्शे वाला, एक मजदूर जो क्या चाहेगा, उसे रोज मजदूरी मिले, उसे रोज काम मिले, उस काम का अच्छा वेतन मिले। लेकिन एक इंडस्ट्री उद्योगपति क्या चाहेगा, बड़े बड़े डैम बने, फ्लाईओवर बने, इंडस्ट्री लगे, है ना। आप क्या चाहेंगे, आपके अच्छे नंबर आ जाए। तो सबके लिए अलग अलग हो गए ना, विभिन्न व्यक्तियों के लिए। 19, आर्थिक विकास की उत्कृष्ट अवलोकन में शामिल है। आर्थिक विकास की उत्कृष्ट अवलोकन में शामिल है। आर्थिक विकास की जब हम बारे में सोचते हैं, गणना करते हैं, तो उसके उत्कृष्ट अवलोकन में शामिल है, क्या शामिल है बताइए, प्रति व्यक्ति आय, देश की आय, इनमें से कोई नहीं, ए और बी दोनों। तो इसका एग्जैक्ट राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन ए, प्रति व्यक्ति आय, जिसको औसत आय भी कहते हैं, ठीक है। आर्थिक विकास के उत्कृष्ट अवलोकन में शामिल है, मुख्य रूप से इसी को देखा जाता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 20 क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करती है। मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है, यूएनडीपी, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो राइट ऑप्शन बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। मानव विकास रिपोर्ट जो प्रस्तुत करता है, कौन करता है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इसको प्रस्तुत करता है। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आईएमआर का पूरा नाम है, बताइए। आईएमआर की फुल फॉर्म पूछा गया है, बताइए। इंडियन मोर्चरी रेशियो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अंतर्राष्ट्रीय मृत्यु अनुपात, इनमें से कोई नहीं। तो इंडियन मोर्टेलिटी रेशियो है, या फिर वैसे इसको प्रोनाउंसिएशन जो होगी वो मोर्टेलिटी ही होती है, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म आप देखिए कौन सा आएगा, 21 का गेस कीजिए। राइट ऑप्शन है इंडियन मोर्टेलिटी रेशियो, भारतीय मृत्यु अनुपात जिसे कहते हैं, है ना। जब किसी की डेथ वगैरह हो जाती है तो जाते हैं ना, तुम कहते हैं मोर्चरी में जाइए, मोर्चरी में जाइए। तो इस तरीके से इसी को मोर्टेलिटी का नाम दिया गया है। पढ़ने में वैसे देखा जाता है मोर्टेलिटी आ जाएगा, है ना। आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं आप क्या प्रोनाउंस करते हैं, हिंदी में बताइएगा, ताकि इंग्लिश में तो लिखा हुआ है। चलिए 22, पशुपालन एक गतिविधि है। पशुपालन एक गतिविधि है, प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीयक क्षेत्र का, तृतीयक क्षेत्र का, या सेवा क्षेत्र का। पशुपालन किस चीज़ की गतिविधि है ना, बच्चा क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन को जो नहीं कर पाया वो फिर पास कैसे होगा, सोचिए। पशुपालन एक गतिविधि है, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कृषि से संबंधित है, द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियां औद्योगिक से संबंधित है, तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां सेवा क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। 23rd क्वेश्चन एंड 24th क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन क्या कह रहा है, लो ऐसक का इस्पात में रूपांतरण है। लो ऐसक का इस्पात में रूपांतरण है, प्राथमिक क्षेत्रक गतिविधि, द्वितीयक क्षेत्रक गतिविधि, तृतीयक क्षेत्रक गतिविधि, सेवा क्षेत्रक।
तो देखिए लौह अयस्क का इस्पात में रूपांतरण है, तो कहाँ पर होगा, ये उद्योग में होगा। तो उद्योग किस में आ जाता है, बी, है ना। मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित हो रहा है, नहीं हो रहा है, मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित हो रहा है, तो द्वितीयक क्षेत्र गतिविधि। 24 क्या कह रहा है, 24 कह रहा है एटीएम, है ना। आप जाते होंगे एटीएम, एटीएम एक उदाहरण है। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म जिसको पता होगी बच्चों को बताएंगे, ठीक है ना। जस्ट वैसे ही नॉलेज कितनी है आपको, इसकी फुल फॉर्म कमेंट्स बॉक्स में आप बताना। वैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। एटीएम एक उदाहरण है प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीयक क्षेत्र का, तृतीयक क्षेत्र का, उपरोक्त किसी का नहीं। तो एटीएम जो उदाहरण है, बताइए। देखिए प्राथमिक क्षेत्र तो किसी संबंधित हो गया, द्वितीयक क्षेत्र दो संबंधित हो गया, तृतीयक क्षेत्र क्या हो गया, सेवा क्षेत्र। तो एटीएम उदाहरण है, क्या है, सेवा क्षेत्र। क्या है, सेवा क्षेत्र। तो इस तरीके से ये 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किए। बार बार इनकी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपका जो है प्रैक्टिस करने की आदत पड़ जाए और एग्ज़ाम रूम में आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। तो आई होप पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि वो भी प्रैक्टिस कर पाए और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के बाद आपकी वजह से कुछ क्वेश्चन उसके सही हो जाए, है ना। चलिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर।